अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल से रावलपिंडी के पिंडी स्टेडियम में ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। याद रहे दोनों टीमों के दरमियान 3 ओडीआईज और 5 T20 इंटरनेशनल की सीरीज़ खेली जाएगी। फॉर अ चेंज आज से कुछ 3 दिन पहले पाकिस्तान के 12 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया था। अमूमन हम देखते हैं कि एक दिन पहले या उसी दिन स्क्वाड सामने आता है और वो भी ज़राए से हमें पता चलता है, लेकिन इस बार ऑफिशियली 12 के स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया गया। याद रहे न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद पाकिस्तान आई है एंड इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सीरीज़, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी अपने स्क्वाड में वर्ल्ड T20 की प्लानिंग को मद्देनज़र रखा है और 4 अनकैप प्लेयर्स बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट किए थे, जो अब पाकिस्तान आ रहे हैं बांग्लादेश से सीरीज़ खेलने के बाद। टॉम लेथम की क़यादत में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंची। उनके 4 मेन प्लेयर्स केन विलियमसन समेत टीम का हिस्सा नहीं है, ट्रेंट बॉल्ट भी टीम का हिस्सा नहीं है, काइल जेमिसन भी टीम का हिस्सा नहीं है, लॉकी फर्गसन भी IPL में मसरूफ़ है। ऐसी सूरत में उनके कुछ नए चेहरे हमें नज़र आएंगे जो कि सरप्राइज़ पैकेज भी हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। हैविंग सेड दैट, प्रोग्राम का आगाज़ हमने इस पहलू से किया था कि पाकिस्तान के 12 के स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था, अमूमन हमें मैच डे पर पता चलता था कि अच्छा जी ये लड़के खेल रहे हैं, ये टीम का हिस्सा हो सकते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे हमेशा यही होता था, लेकिन इस बार फॉर अ चेंज कुछ दिन पहले ही 12 के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सवाल लेकिन आपसे ये नहीं है, सवाल ये है क्या ये स्क्वाड फेयरलेस है? दानी, ये तो कल जब 2:30 बजे मैच शुरू होगा तो उस वक्त पता चलेगा कि फियरलेस है या नहीं है। नहीं, बट द पॉइंट इज भट्टी साहब कि जो 12 का स्क्वाड है, इसमें इफ्तिखार अहमद भी शामिल है, इसमें हारिस रऊफ भी शामिल है, इसमें उस तरह से नए लड़के शामिल नहीं हैं जो वर्ल्ड T20 का हिस्सा हैं या जिनको हमने आजमाना था। देखिए दानिश, बार बार हम यही बात करते आए हैं कि नए लड़के प्रोबेबल्स में तो होते हैं, लेकिन जब 11 बनती है तो वही पुरानी टीम जो है वो हमें नजर आती है। रिस्क लेने के लिए ना पहले तैयार थी टीम मैनेजमेंट, ना आज तैयार है। मुझे लग रहा है कि जो 12 अनाउंस हुए हैं इनमें जाहिद महमूद नहीं खेलेंगे। जो पाकिस्तान की 11 रुपये टीम मुझे नजर आ रही है, फखर जमान और इमाम उल हक ये इनिंग्स ओपन करेंगे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये तीसरे और चौथे नंबर पर, फिर इफ्तिखार अहमद और सऊद शकील। उसके बाद 2 राइट आर्म लेग स्पिनर होंगे, शादाब खान और उस्मान कादिर। 3 फास्ट बॉलर होंगे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली। तो ये 11 खिलाड़ी लग रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को आज जो झटका लगा है, उनके जो रेगुलर विकेट कीपर थे ब्लेंडन, वो सीरीज से आउट हो गए। डैरिल मिचेल जो उनकी T20 टीम के साथ पाकिस्तान पहुंचे थे, उन्हें आज वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया। तो पाकिस्तान के लिए कंडीशन इस लिहाज से बेहतर नजर आ रही है दानिश कि पाकिस्तान अटैक जो है वो स्पिन बॉलिंग से करना चाहता है। 2 रेगुलर स्पिनर हैं, बल्कि 12 में तो 3 रेगुलर हैं, लेकिन जो इत्तलात आ रही है कि उस्मान कादिर और शादाब खान ये राइट आर्म लेग स्पिनर होंगे। इफ्तिखार अहमद, आपको याद है जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 विकेटें उन्होंने इसी पिंडी स्टेडियम में ली थी। सऊद शकील भी थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग कर बिल्कुल, और हम रिसेंटली नेट्स पे भी देखते आए हैं सऊद शकील को। बिल्कुल भट्टी साहब, और रिसेंटली जो कैंप से भी खबरें आई, सऊद शकील अभी हमें नेट्स में बॉलिंग कराते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा है कि उनको भी एक पार्ट टाइम बॉलर का रोल दिया जा रहा है, एटलीस्ट सोचा ज़रूर जा रहा है। बट ये सवाल मैंने अपने चारों एक्सपर्ट से करना है, क्योंकि एक मेजर चेंज इन आइडियोलॉजी आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन नमीज़ राजा ने क्लियरली ये कहा था कि हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। बट सिकंदर, वो माइंडसेट नजर आ रहा है हमें? इज दिस अ फेयरलेस स्क्वाड? या देखो, बात असल ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की जो इस वक्त सिचुएशन है, जिसमें हमें मिडल ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं नज़र आ रहे, स्पिनर्स में हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं है। वो क्यों है? वो इसीलिए है कि हमने कभी भी नए बच्चों को खिलाने की कोशिश ही नहीं की। मैं अब जाहिद की मिसाल देता हूँ। मैंने आपको एक टीम बनाई थी। मेरे हिसाब से टीम के अंदर अगर आप जो क्रिकेट बोर्ड है उसको भी फेयरलेस होना है, उन्हें भी अपनी नौकरी बचाने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर वो आप लड़कों को कहते हैं कि आप फेयरलेस क्रिकेट खेलो, तो भाई वो भी तो अपनी नौकरी बचा रहे हैं। जब आप अपनी नौकरी बचा रहे हैं और फेयरलेस नहीं खेल रहे हैं, नए बच्चों को चांस नहीं दे रहे, ये मुझे बताएं ये अब्दुल्ला शफीक कौन है?
1 साल से मैं पूछ रहा हूँ जब से वो भाई ये है कौन जो हर टीम में मौजूद होता है मगर खेलता नहीं है, आखिर किसकी है? बट कैंट यू से द सेम थिंग फॉर मोहम्मद हसनैन? सिकंदर 3 साल हो गए मोहम्मद हसनैन को टीम के साथ, लोग अब हसनैन को डाउट करना शुरू हो गए कि पता नहीं क्यों टीम में शामिल होता है। एक 150 प्लस का बॉलर है आपके पास, आप उसको खिलाते नहीं है, जब खेलता है तो बॉलिंग नहीं कराते हैं। तो मतलब आपकी सोच समझ में नहीं आ रही ना, तो आप हम किस तरह बनाएंगे? मेरे हिसाब से तो इस टीम में धानी को होना चाहिए था, इस टीम के अंदर हारिस को होना चाहिए जितनी उसकी तारीफ, मोहम्मद हारिस के बाद मोहम्मद वसीम को होना चाहिए था इसमें, इसलिए कि ये 3 नए लड़के हैं जिनके इतना प्रॉमिस, और ओपन आप अब्दुल्ला शफी से कराएं, हमें बताएं। मैं ये पीसीबी के सिलेक्टर से, पीसीबी की इंतजामिया से पूछना चाहता हूँ, ये हु इज दिस बॉय? हैंग ऑन, सिलेक्टर्स ने एक टैलेंट को स्पॉट किया, सिलेक्टर्स को लगा इवन आफ्टर अ सिंगल मैच जो अब्दुल्ला शफीक ने खेला है, सेलेक्टर्स को लगा इस बंदे में बहुत ज्यादा टैलेंट है। सेलेक्टर्स ने फौरी उस लड़के को पिक किया और टीम मैनेजमेंट के हवाले कर दिया। अब टीम मैनेजमेंट उस लड़के को नहीं खिलाती है तो ये कसूर टीम मैनेजमेंट का होगा। विल मूव ऑन, हम वापस आएंगे इस पॉइंट पर और बैटिंग ऑर्डर पर भी आएंगे। बट याहिया हुसैनी, आपके तासुरात भी शामिल कर लेते हैं। हम सही ट्रैक पे हैं याहिया? माना कि पहले ओडीआई सीरीज खेलनी है हमने, उसके बाद T20 सीरीज खेलनी है, बट क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम जो वर्ल्ड T20 के वाइड बॉल क्रिकेटर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैच एक्सपीरियंस दे सकें, उनको आजमा सकें? खुशदिल शाह इस टीम में हो सकते थे, इस टीम में मोहम्मद हसनैन खेल सकते थे, वसीम जूनियर को हमने बतौर ऑलराउंडर सेलेक्ट किया है, उनको आजमाया जा सकता था, हारिस को आजमाया जा सकता था, वो कितने पानी में है? दानिश, अगर डीआरएस होता और आप ये सवाल करते और सिकंदर बगी ये सवाल उठाते तो मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि ये आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का हिस्सा होती सीरीज। लेकिन अब चूंकि ये सीरीज हिस्सा नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन फॉलो फेल में रमीज हसन राजा के इत्तेजाद नजर आ रहा है। मैं ये कबल वक्त बातें नहीं कर रहा। रमीज हसन राजा 1 मैन शो लेकर इस क्रिकेट बोर्ड को लेकर चलना चाहते हैं। अगर रमीज हसन राजा की सोच से पाकिस्तान टीम जीत सकती है तो मेरा ख्याल है फिर ये कोचेस की जरूरत नहीं है, ये खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट लगाते हैं आप। बात यहाँ पर दरअसल ये है दानिश के जिस अंदाज में इस टीम को मुंतखब किया गया है, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये डर है आपके अंदर, खौफ है कि कहीं हार ना जाए, और न्यूजीलैंड की टीम को आपने हल्का लेना नहीं है। मैं यहाँ पर एज कंपेयर पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम के साथ हूँ। न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर ज्यादा मजबूत है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि खतरे की घंटी है। न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आपको हराने की पूरी अहलियत सलाहियत रखती है। अनप्रिपेयर पिचेस थी बांग्लादेश में, ये प्रिपेयर पिचे हैं, बेहतर पिचेस हैं, और यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम आपके लिए टफ जो है ऑपोजिशन बनकर सामने आ सकती है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि रमीज हसन राजा साहब 92 वर्ल्ड कप की मिसाल देते हैं। 3.5 बॉलर से हम 92 वर्ल्ड कप जीत गए। भाई हर साल आप 3.5 बॉलर से नहीं जीतेंगे। 3.5 बॉलर नहीं है, यहाँ 3.5 बैट्समैनों से आप ये सीरीज खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप भी आप 3.5 बैट्समैनों के साथ खेलने के लिए जा रहे हैं। एक चीज और मैं ऐड कर दूं आपको कि आप लेकर आ रहे हैं मैथ्यू हेडन को। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है दानिश, मैथ्यू हेडन ठीक है ये सरपरती सीरीज नहीं आते, कोई मसला नहीं था भाई, वो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहते। या अभी वो बात की बात है। फिलहाल हम न्यूजीलैंड सीरीज पे बात करें। लेट्स बी स्पेसिफिक एंड टॉक अबाउट द सीरीज, क्योंकि वर्ल्ड T20 की जो प्लानिंग है और जो उसका कोचिंग स्टाफ है उस पर बात करने के लिए हमें बहुत टाइम मिलेगा इवन आफ्टर द सीरीज। बट आलिया, मैं चाहूँगा इनिशियली मैं आपके भी तासुरात शामिल कर लूँ, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से फेयरलेस क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं, हम बेहतरी चाहते हैं अपनी टीम में। ठीक है, रमीज हसन राजा का अपना उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन अगर वो आइडियोलॉजी फॉलो नहीं होती या टीम मैनेजमेंट फॉलो नहीं करती, इट डज नॉट मेक सेंस and it will not work। आपको सही लग रहा है ये 12 का स्क्वाड डालिया? देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमीज राजा की एग्जैक्टली ये सवाल किया था कि फेयरलेस क्रिकेट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या क्योंकि हम क्वालिटी भी जानते हैं स्टफ की अपनी, तो क्या अगर नतायज हमारे फेवर में नहीं आए तो हम इसको कंटिन्यू कर सकेंगे या हम उसके लिए तैयार होंगे? जिसमें उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ये जो लड़के हैं इनको हमने सिक्योरिटी देनी है, इनको ये नहीं करना कि अगर एक आध परफॉर्मेंस खराब हो गई उनको तो हम ड्रॉप करते हैं, जैसा कि हम करते चले आ रहे हैं। तो फेयरलेस जो है वो सिर्फ ये नहीं है होता, मुझे नहीं पता आप किस सेंस में ले रहे हैं। फेयरलेस का मतलब छक्के चौके लगाना नहीं है, ना ही फेयरलेस आलिया कतई नहीं। फेयरलेस का मतलब ये है कि आप नए लड़कों को टीम में मौका दें, उन्हीं लड़कों को ना खिलाए जाए जिनको आप 4 से 5 साल से खिलाते आ रहे हैं और आप आजमा चुके हैं। जी आलिया, देखिए दानिश, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। क्या सऊद शकील ने सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं? क्या वो नए प्लेयर नहीं है? 64 रन उन्होंने किए हैं। क्या ये नहीं बनता कि उनको टाइम दिया जाए, उनको एतमाद दिया जाए और वो एक मेन हमारे मिडिल ऑर्डर की स्ट्रेंथ बन के उभरे? क्यों नहीं? और इमामुल हक की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। अभी इस साल जो मैचेस उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, 189 रन बनाए हैं, 31.50 की उनकी एवरेज है। फखर जो है उनकी तो एवरेज ही सिर्फ इस ओडीआई के अंदर है। बाबर आजम तो जाहिर है उन पर बात नहीं हो सकती। रिजवान है, तो आप किसको खिलाएंगे? कि आप अपनी सीरीज हारने के लिए पहले मैच पे जाएंगे?
करेंगे, जाहिर है आप ऐसा नहीं आलिया, स्टेटस भी चेंज हो चुका है ना अब इस सीरीज का, अब बायलैटरल सीरीज है। लेट्स नॉट फॉरगेट वर्ल्ड T20 के लिए आलिया हमने कुछ लड़के सेलेक्ट किए हुए हैं। आपको लगता है कि उन लड़कों को मैच एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और डायरेक्टली हम उनको वर्ल्ड T20 में लेके जाएंगे आलिया? देखिए मेरी बात सुने, वर्ल्ड T20 तो T20 की बात है ना, अभी तो हम न्यूजीलैंड की ODI सीरीज की बात कर रहे हैं ना, इसके ऊपर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं उसके हवाले से आपको बता रही हूँ। So you think इफ्तिखार अहमद is a better choice than खुशदिल शाह, knowing कि इफ्तिखार अहमद वर्ल्ड T20 की प्लानिंग का हिस्सा नहीं है? You think that way? जी बिल्कुल, इफ्तिखार अहमद का तो ड्रॉप होना बनता ही नहीं था भाई। मैंने पहले भी आपको कहा है, जो जिस आदमी की 53 की एवरेज हो, आप उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? वो आपका जो मिडिल ऑर्डर का जो क्राइसिस है, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी लाने के लिए प्लेयर चाहिए, इफ्तिखार अहमद तो उसमें आइडियल है। प्लस ये कि वो ऑफ ब्रेक बॉलर भी हैं, तो आप कैसे उनको मिस कर सकते हैं? ये नहीं है कि हमने 50 ओवर्स खेलने हैं भैया, यहाँ तो 30 ओवर्स के बाद हमारे लड़कों की टांगें कांपती हैं, उनसे फील्डिंग नहीं होती, बॉलर जो है उनकी लाइन लेंथ खराब हो जाती है। थोड़ा सा हमें मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करना, हमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ये समझते हुए कि हम जी बिल्कुल आलिया, हम सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ही सामने रख रहे हैं। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन की आइडियोलॉजी सामने रख रहे हैं। हम वर्ल्ड T20 का जो स्क्वाड, जो वाइट बॉल के लिए स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है, हम उसको सामने रख रहे हैं। इट्स अबाउट मैच प्रैक्टिस। देखिए मेरा ख्याल है कि आलिया, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। विल टेक अ ब्रेक राइट नाउ एंड वी विल कम बैक टू इट। और हम एक एक करके टॉप ऑर्डर शुरू करके मिडिल ऑर्डर पर और फिर बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी बात करेंगे। डोंट वरी, हम डिस्कशन कर रहे थे कि पाकिस्तान की ODI की टीम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाली है वो क्या होनी चाहिए। हम साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज राजा कुछ बातों को भी इस टीम सिलेक्शन से जोड़ रहे हैं। एक और बात भट्टी साहब जो बड़ी क्लियरली नए चेयरमैन ने कही थी, वो ये थी कि वर्ल्ड T20 स्क्वाड को हमने बैक करना है और उसको सपोर्ट करना है और इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। माय क्वेश्चन फॉर यू इज, ठीक है हम पहले ODI सीरीज़ खेल रहे हैं जिसमें फ़खर जमान भी हमें एक्शन में नजर आएंगे, इफ्तिखार भी एक्शन में नजर आएंगे, जो कि T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। वर्ल्ड T20 की बात कर रहा हूँ। अगर ये गैर मामूली परफॉर्मेंसेज दिखाते हैं तो क्या प्रेशर आएगा सिलेक्शन कमेटी पर कि इनको टीम का हिस्सा होना चाहिए? डेफिनेटली दानिश, प्रेशर तो बिल्ड होगा, क्योंकि कल याया का मैं इंटरव्यू सुन रहा था मोहम्मद वसीम से जी। उस इंटरव्यू में तो मोहम्मद वसीम ने इशारा दिया कि हम टीम में तब्दीली कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के जो 5 T20 इंटरनेशनल होंगे उसमें मुझे लग रहा है कि जो लड़के परफॉर्म नहीं कर सकेंगे उनको फिर इंग्लैंड के खिलाफ जो 2 होम सीरीज के मैचेस हैं उसमें और फिर T20 वर्ल्ड कप में हमें खुदाफिज कहना पड़ेगा। लेकिन दानिश, ये भी थोड़ी सी मेरे ख्याल में कबल वक्त बात है कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही मैच में अपनी बहुत ही हल्की टीम उतार दें। दरअसल न्यूजीलैंड का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इस वक्त ICC रैंकिंग में न्यूजीलैंड नंबर 1 है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को अपने मुल्क में आउट क्लास किया। फिर आप देखें वर्ल्ड कप का फाइनल 2019 का न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ खेला और सुपर ओवर में जाके इंग्लैंड जीता। ठीक है, न्यूजीलैंड के 3-4 प्लेयर नहीं है, इसके बावजूद अभी बांग्लादेश में न्यूजीलैंड T20 सीरीज हारी जरूर है, लेकिन उन्होंने 2 मैचेस वहां भी जीते हैं। बड़ी साहब, बायलैटरल सीरीज होने के बावजूद ये जो आप बातें कह रहे हैं, इसी को खौफ कहते हैं, इसी को फेयरलेस क्रिकेट का ऑपोजिट कहते हैं ना जी। देखिए, इंटरनेशनल मैचेस तो कोई भी कप्तान या कोई भी बोर्ड नहीं चाहेगा कि शुरू में ही उनकी टीम हार जाए, वरना हम और आप कल बैठे हुए क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। लिहाजा मेरे ख्याल में चेंजेस टीम में जरूर होंगी, लेकिन जब पाकिस्तान इस पोजीशन में आ जाएगा कि शुरू में 2 मैचेस जीत जाएगा तो उसके बाद शायद तीसरे मैच में कुछ एक्सपेरिमेंट कर दे। बिल्कुल ठीक है। लेट्स फेस इट सिकंदर, अगर किसी के पास बेहतर चांस है वर्ल्ड T20 स्क्वाड का हिस्सा बनने के लिए तो वो फ़खर और उस्मान कादिर हैं, क्योंकि दोनों ट्रैवलिंग रिजर्व्स का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि वो टीम में शामिल नहीं है, ट्रैवलिंग रिजर्व्स में शामिल हैं, तो इनके पास अपॉर्चुनिटी तो है कि ट्रैवलिंग रिजर्व से टीम में जगह बना लें अपने। बिल्कुल, प्रोग्राम से मैं याद नहीं रहा, हमारा एक बहुत अच्छा साथी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था, जिसको मैं लेकर आया था अंडर 19 के अंदर अपने बैंक में, वो बेचारा बहुत ही यंग, ही डाइड टुडे। उसकी आज मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ बिकॉज ये बच्चा सा था मेरे सामने और वो बेचारा आज चला गया। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। इरफान हबीब की हम सब जानते हैं उसको। खैर एनीवे, थोड़ा सा मैं एक्चुअली इस लिहाज से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था कि तो एनीवे हम यहाँ बात कर रहे थे फेयरलेस की। एक्चुअली फेयरलेस का मतलब जो होता है कि जैसे कि अगर क्रिकेट बोर्ड कहता है लड़कों को कि आप फेयरलेस होकर खेलें, तो इसी तरह हमारे जो प्रॉब्लम है अभी, जैसे वो कह रहे थे भट्टी साहब, बिल्कुल आई टोटली एग्री कि हमें पहला मैच स्ट्रॉन्ग खेलना चाहिए। अगर हम पहला मैच हार गए भट्टी साहब, तो दूसरा हम जीतने के लिए जाएंगे, मजीद खौफ में खेलेंगे, और तीसरा हम सीरीज जीतने के लिए जाएंगे। फिर क्या होगा कि वही हशर होगा। मैं आपको
मेरी जो छठी हिस्स ये कह रही है कि हमारी क्रिकेट टीम डिजास्टर की तरफ जा रही है। और सिकू भाई एग्जैक्टली यही नहीं होता आ रहा पिछले 2-2.5 साल से कि हम पहला मैच फुल स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, अगर हम खुदा न खास्ता वो हार जाते हैं तो हम दूसरा मैच उसको बचाने के लिए खेलते हैं, फिर हम सीरीज बचाने के लिए खेलते हैं। फिर एक और जो वायरस था वो तो ख़त्म हो गया, अब वायरस को हटा दिया गया है, उसको निकाल दिया गया है कि जी विनिंग कॉम्बिनेशन, तो शुक्र है कि वो वाला वायरस निकल गया है। तो अब ये रह गया है कि जी हमने पहले मैच जीतना है ताकि हम अपने सीरीज़ में लीड ले लें। सेकंड मैच अगर खुदा ना करे अल्लाह ना करे पहला या दूसरा हम 19-20 हो गए तो फिर तीसरे के लिए तो चांस ही नहीं है। तो फिर ये जो अब्दुल्ला शफी साहब हैं या ये बेचारा हारिस नया बच्चा है या धानी जिसने T20 के अंदर भी जिक्र हो रहा था कि इफ्तिखार की जो ए लिस्ट की जो वो है एवरेज वो 50 है या 40 है, कितनी आपने देखी थी? 50 है इफ्तिखार। फिर मैं लेग स्पिनर्स पे आ जाता हूँ। जाहिद की 144 फर्स्ट क्लास विकेटें हैं, उस्मान की सिर्फ 13 हैं, शादाब की सिर्फ 68 हैं। तो हु डिजर्व्स टू प्ले? इसकी 144 विकेट्स हैं और लिस्ट ए के अंदर जाहिद की 45 विकेट्स हैं और उस्मान कादिर की 39 है। Who deserves to play? तो ये कौन फैसला करेगा? इंसाफ इसलिए कि जाहिद का ताल्लुक दादू से है, छोटे से शहर से, तो उसको कोई हम लिफ्ट नहीं कराएंगे। That is ये जिस प्रेशर की हम बात कर रहे हैं ना या क्या ये प्रेशर उस्मान कादिर शादाब खान पे भी एग्जर्ट कर सकते हैं कि जी अगर आप विकेट्स नहीं लेते और मैं विकेट्स लेता हूं तो मेरी जगह टीम में बनती है? ये चीज़ें क्या सिलेक्शन कमेटी भी देख रही होगी? क्योंकि हमें एक विकेट टेकिंग स्पिनर चाहिए। एट द सेम टाइम क्या फ़खर जमान अपने लिए केस लड़ सकते हैं और ट्रैवलिंग रिजर्व से टीम में जगह बना सकते हैं अगर वो गैर मामूली परफॉर्मेंस देते हैं ODI सीरीज़ में? तो देखिए दानिश, कुछ 15-20 साल हो गए मुझे पाकिस्तान क्रिकेट देखते हुए, और जो भी क्रिकेट बोर्ड आता है, जो भी सिलेक्शन कमेटी आती है, वो एक ट्रक की बत्ती लगाती है पीछे, डिसिप्लिन, फिटनेस, फॉर्म। रमीज हसन राजा साहब ने इस बत्ती को चेंज किया और उन्होंने फेयरलेस क्रिकेट का इसको नाम दिया। देखिए फेयरलेस क्रिकेट मेरा ख्याल है रमीज हसन राजा साहब खुद आके इसका खुलासा कर दें तो ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन फेयरलेस क्रिकेट ये है कि जो भी उनकी प्लानिंग है उसके हिसाब से वो टीम में लड़कों को रखें और जो भी नतीजा आए फिर उसको सीना चौड़ा करके एक्सेप्ट करें कि भाई अगर हम कोई चीज करने जा रहे हैं तो फिर इसके हिसाब से हमको ये नताइज को फेस करना पड़ेगा। फेयरलेस क्रिकेट जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि भाई अगर आपके पास कोई नया बॉलर है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप धानी को भी खिला दें, आप वसीम को भी खिला दें, आपके पास मौजूद है हसन अली, आपके पास मौजूद है शाहीन शाफरी, तो आप इनके अम्ब्रेला के अंदर धानी को खिलाएं या वसीम को खिलाएं। और दुनिया में ऐसा ही होता है या दुनिया भर में ऐसे ही, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि आपके पास अगर बैटिंग लाइनअप है, बिल्कुल बैटिंग लाइनअप जो आपके टॉप 3 है, मैं उनको तब्दील करने की बात नहीं कर रहा, अच्छा परफॉर्म किया है आपके इमामुल हक ने, फखर ने और आपके कप्तान बाबर आजम ने, तो आप इनके साथ जाए। लेकिन मिडिल ऑर्डर को आप तकबीयत दें, मिडिल ऑर्डर को आप कभी उसको खिला दिया इसको खिला दिया ये ना करें। आप सोच लें कि भाई एक तरफ आप कह रहे हैं आप बड़ी उम्र के लड़कों को नहीं खिलाएंगे, तो फिर आप ये तय कर लें कि आपने इफ्तिखार के साथ जाना है या नहीं जाना। 2023 वर्ल्ड कप के लिए आपने मिडिल ऑर्डर बनाना है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बाबर आजम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो कुछ रमीज हसन राजा साहब ने उनकी कप्तानी के हवाले से बातें की, बाबर आजम ने तो सब अच्छा है कि कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, रमीज हसन राजा साहब ने जो हमें लाइन दी है हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो रमीज हसन राजा साहब भी एक्शन की बात कर रहे थे, कल से एक्शन ऑन है, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। बिल्कुल, और जहां हम अग्रेशन की बात कर रहे हैं, जहां हम फेयरलेसनेस की बात कर रहे हैं, वहां बहुत ज़रूरी है, जैसे आलिया इससे पहले कह रही थी कि ये ODI क्रिकेट है, इसमें सेंसिबल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आलिया मुझे ब्रेक की आवाज़ आ गई, जल्दी से एक ब्रेक लेके वापस आएंगे, अगले सेशन का आगाज़ आपसे ही करेंगे एंड वील गिव यू इनफ टाइम एज़ वेल। और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो कल पहला ODI होने वाला है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें क्या एटीट्यूड होना चाहिए हमारा, किस तरह हम बैलेंस रख सकते हैं फेयरलेसनेस और सैनिटी के दरमियान। हमारे साथ रहेगी। अब प्रोग्राम के आगाज़ से ही एग्रेशन की बात करें, लेकिन उसके साथ साथ जैसे आलिया ने अपने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि एग्रेशन के साथ साथ सैनिटी की हमें बड़ी ज़रूरत होगी। तो आलिया जब सेंसिबिलिटी चाहिए हो तो आप देखते हैं बाबर की तरफ, आप देखते हैं रिजवान की तरफ, और यही दोनों लीड करेंगे पाकिस्तान के बैटिंग अटैक को, और इन्हीं पर जिम्मेदारी होगी कि ये रोल अपनाएं सेंसिबल इनिंग्स खेलने का, अपने साथ दूसरे लड़कों को खिलाएं, बहुत ज़रूरी होगा ये पाकिस्तान टीम के लिए, खासतौर पर अगर कुछ प्लेयर्स को ये रोल दिया गया है कि वो अग्रेशन दिखाएं। मेरी हम्बल राय पता क्या होगी, वो ये कि इनके ऊपर डिपेंड ना करें आप, जो ऑलरेडी आपके स्टार्स हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी वो लें जो नहीं कर पाए हैं अभी तक जिम्मेदारी लेके, जो कि लाइन क्रॉस नहीं कर पाते, जो फिनिश नहीं कर पाते। फखर को जिम्मेदारी लेनी है, इमाम को जिम्मेदारी लेनी है, सऊद शकील को जिम्मेदारी लेनी है, इफ्तिखार अहमद को जिम्मेदारी लेनी है। और ये बात भी सही है कि देखिए 2023 का वर्ल्ड कप जो है, क्या हम इस वर्ल्ड कप की तरह उस वक्त भी सर पे जाके कहेंगे कि ओह हमें तो पता ही नहीं कौन है टीम में, किसको रखना है किसको नहीं रखना, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये प्रोसेस
प्रोसेस है, ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, हमें इसमें ये जिम्मेदारी इनको देना चाहिए। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इस टीम के खिलाफ जो आइडियल प्लेटफॉर्म आपको मिला है पाकिस्तान के अपने होम ग्राउंड पे खेलना, तो उससे फायदा उठाएं और भरपूर। और दूसरी चीज इम्पोर्टेंट ये है दानिश, जो फेयरलेस की आप बार बार बात कर रहे हैं, ये भी समझाना है प्लेयर्स को कि आप यॉर्कर पे छक्का नहीं मारते, आपका फेयरलेस होने का मतलब ये नहीं है। और हमारे बॉलर्स को खासतौर पे ये समझना है कि अगर आप टीम की सिचुएशन के हिसाब से आपका फर्ज करें पेस का प्लान फ्लॉप हो रहा है, तो आप ऐसा मीडियम तलाश करते हैं फौरी तौर पे कि जिसमें आप फोकस्ड हो, कॉम्पैक्ट हो और अपनी लाइन और लेंथ पर कम गलती करें। ये सारी चीजें फिर आपकी वाली बात आलिया कि ये 20 ओवर की नहीं 50 ओवर की क्रिकेट है। 50 ओवर की क्रिकेट का टेम्परामेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है, ना सिर्फ बैट्समैन बल्कि बॉलर्स को भी डिफरेंट टेम्परामेंट के साथ बॉलिंग करनी होती है। हमें एक दो इश्यूज पे और बात करनी। भट्टी साहब फौरी आपकी तरफ आऊंगा, टॉपिक चेंज करते हैं। जहां ये इम्तिहान है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का या पाकिस्तान के सिलेक्टेड स्क्वाड का, वही इम्तिहान है अब्दुल रज़ाक और सकलैन मुश्ताक के लिए, जो इस सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। दोनों के पास चांस है कि वो अपना केस स्ट्रॉन्ग कर सकें वर्ल्ड T20 की टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बनने के लिए। दोनों में से किसके पास चांस है और किसका पल्ला भारी नजर आ रहा है आपको? मेरे ख्याल में दानिश सकलैन मुश्ताक का मुझे पलड़ा इसलिए भारी नजर आ रहा है कि वो पास में फॉरेन टीमों के साथ काम कर चुके हैं। इंग्लैंड की टीम के साथ जो वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड था उसके मेंबर थे, वेस्ट इंडीज के साथ रह चुके हैं, न्यूजीलैंड के साथ रह चुके हैं। तो मुझे जो इत्तलात मिल रही है कि मैथ्यू हेडन और फ्लेंडर के साथ सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान टीम का इंटरम सेटअप का हिस्सा रखा जाएगा। लेकिन फिर जब आगे मुस्तकिल कोचेज अपॉइंट होंगे तो पाकिस्तान इस बार प्लानिंग कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कि हमारे जो नौजवान कोचेज हैं उनको फॉरेन कोचेज के साथ रख के ग्रूम करे, ताकि हमारा अपना टैलेंट भी तो जो है उसको भी तो पता चले। बड़ी साहब वेरी ब्रीफली ये भी कोई बात हुई है कि हेड कोच कौन होगा इनमें से, या तीनों कंसल्टेंट कोच होंगे? क्योंकि सुनने में आ रहा था कि शायद लोकल कोच हेड कोच होंगे और फिर वो बैटिंग और वो बॉलिंग कोच होंगे, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था। दानिश बिल्कुल सकलैन मुश्ताक को टेक्निकल एक मामला है कि चूंकि पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई थी तो उन्हें कंसल्टेंट रखा गया है, लेकिन सकलैन मुश्ताक ही कोचिंग स्टाफ के हेड होंगे और मैथ्यू हेडन और फ्लेंडर जो है उनके अंडर में काम करेंगे। ठीक है आलिया, आपकी तरफ आ जाते हैं। अगेन इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, सकलैन या अब्दुल रज़ाक, इवन दो सकलैन का केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, लेकिन अब्दुल रज़ाक की भी कोशिश होगी और वो सर्किट का हिस्सा भी हैं, डोमेस्टिक में भी हम उनको कोचिंग करते हुए देखते हैं, तो अपना केस लड़ सकते हैं आगे के लिए। हाँ बिल्कुल, अगर आप एग्रेसिव और फेयरलेस क्रिकेट के हवाले से देखें तो मेरा ख्याल है अब्दुल रज़ाक एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, जिन्होंने बैटिंग भी की है, बॉलिंग भी की है। और फिर वही बात है, इम्पैक्ट प्लेयर वही होता है जो मैचेस जितवाते हैं, और अब्दुल रज़ाक जो है उन्होंने मैचेस भी जितवाए हैं। क्या अपनी वो इस स्किल को इतनी जल्दी ट्रांसफर कर सकेंगे यंगस्टर्स में, या इस वक्त हमारी टीम में? ये सवाल तो यही है। कमाल ये, और ये कमाल नहीं होने वाला, मैं आपको ये भी बता दूं। अलबत्ता मैं सकलैन मुश्ताक के हक में इसलिए हूँ कि मैंने वो इंतहाई ब्रेनी क्रिकेटर हैं, इंतहाई क्रिकेट की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और उनका होना, और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस वक्त जरूरत है ना दानिश, वो बल्ला चलाने और बॉल फेंकने की नहीं है, वो इस चीज की है कि उनको उठाया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करके कहा जाए कि भैया इस बात से मत डरो कि सामने रोहित शर्मा खेल रहा है या कोहली खेल रहा है। आपने अपने आप को एक इंटरनेशनल टीम के तौर पे, एक प्रोफेशनल्स के तौर पे, एक सीना तान के खेलने वाली टीम जो है, जो कि 2017 में जीती है, उसी तरह ही जाना है। तो ये एक प्रोसेस है जिसकी सख्त जरूरत है पाकिस्तान टीम को। लेट्स सी जी आगे आने वाले दिनों में हम किन चीज़ों पर काम कर पाते हैं और कौन से सवाल अनआंसर्ड रह जाते हैं। बड़ा बेहतरीन मौका है पाकिस्तान टीम के पास कि न्यूजीलैंड की इस सीरीज़ में कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस भी की जाएं, अपने मोराल को भी बुलंद किया जाए, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर अपने कॉन्फिडेंस को भी एलिवेट किया जा सके। ये बड़ा बेहतरीन मौका है क्योंकि आप अपने होम कंडीशंस में एक अच्छी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं जिसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, कुछ नए प्लेयर्स भी हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप पाकिस्तान टीम डज वेल। हमारी एनालिसिस जारी रहेंगे आज भी, कल भी। जियो न्यूज़ पर आप डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। आली रशीद आपका शुक्रिया, भट्टी साहब आपका शुक्रिया, सिकंदर पाक और या योसनी आपका भी शुक्रिया। आपका शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।